वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आपके सवालों के जवाब देके हम हाजिर होते हैं। आज की हमारी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस विजयलक्ष्मी अम्बाला। शी इज फाउंडर एसएमटी स्टॉक मार्केट टुडे। विजयलक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच गीतू जी, और आपको भी स्वागत। मैं तो बहुत दिन बाद मिल रही हूँ आपसे और सभी दर्शकों को भी। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ट्रैक किया करती थी एंड आपकी कॉल्स को जरूर ट्रैक करती थी। तो ओके। अब विजयलक्ष्मी ये बताइए मुझे, क्योंकि कल तक हम डिफरेंट मूड में थे, सेंटिमेंट पॉजिटिव थे तो बड़े खुश थे, मार्केट भी ऊपर थे, लेकिन कल जो झटका लगा है सेकेंड हाफ में, उस झटके से उभरने की उम्मीद और कोशिश जो है, हम लगे हुए हैं 24,000 के ऊपर इस समय निफ्टी है। लेकिन अब जो सपोर्ट था 24,100 200 का, वो एक टफ रेजिस्टेंस बन चुका है और फिर हम रेंज और दायरे में आ चुके हैं 23,800 टू 24,200। सीमित दायरा, इसी दायरे में घूमेगा या ब्रेकडाउन के चांसेस आपको लगते हैं? ओके, तो भी तो आपको भी नहीं है कि सस्टेन होगा। आपने ब्रेकडाउन पूछा है सीधा। यस, सेकेंड हाफ में लिटिल पॉसिबिलिटीज, क्योंकि निफ्टी आईटी रिकवर कर जाएगा। बैंकिंग में उतना रिकवरी की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो ये दोनों मिलाकर के अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। सो क्लोजिंग बेस पर साइडवेज एंड मोमेंटम बेस पर एक बार पॉसिबल होगा कि आपको 23,900 और 23,800 के आसपास, अभी हम 24,036 पर हैं, 24,030 राउंड फिगर पर अभी हम हैं। तो एक ट्रेड बन सकता है करीब करीब, अभी 1 बज ही गया है। सेंसेक्स में भी आज एक्सपायरी है, क्योंकि तो थोड़ी सी देर के बाद में अगर कुछ पॉसिबिलिटीज हुई इन बिटवीन द शो, अगर मुझे लगा ठीक है थोड़ा रिस्क लिया जा सकता तो शेयर करूंगी। बाकी क्लोजिंग बेस पर हम 24,200 के, या फिर टू बी मोर प्रिसाइज 24,150 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहे हैं। मौका यही है कि या तो 24,000 के बहुत आसपास होंगे, या फिर कल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे। उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। मंडे फ्राइडे हो जाएगा। लेकिन तो आज सुबह जब मैं कहीं पर थी, तो आज के दिन के लिए मैंने नो ट्रेड जोन अपने लिए डिसाइड किया था कि आज ट्रेड ना करना बेहतर है, बिकॉज वी शुड हैव अ लिटिल मोर क्लैरिटी कि दिशा क्या पकड़नी है। तो फिलहाल अभी प्राइस आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। 23,800 के नीचे बेयरिश, 24,150 के ऊपर बुलिश। तो अभी बीच में है हम कहीं पर। तो बहुत ही क्लियर व्यू है। डरना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आप अपनी कैपिटल को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव वे पर चलने तो अच्छा है। सेंसेक्स का एक ट्रेड बनेगा 10-20 मिनट के बाद, मैं वो शेयर करूंगी अगर क्लैरिटी थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाती है तो। क्लैरिटी तो आपको एक ही इंसान दे सकता है, वो है मिस्टर ट्रम्प। बाकी बाकी किसी की तरफ से क्लैरिटी आना या ना आना एक ही बराबर है। बट यस, सो जिसको हम हम्म। टैको ट्रेड्स बोलते हैं, सो दैट इज एक्टिव राइट नाउ। लेकिन आज के बाजार में जो इस समय होल्ड कर रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ कि न्यू जेन कंपनीज जो है ना, न्यू जनरेशन कंपनीज जिसे हम बोलते हैं, इटर्नल, नाइका, इन्फो एज, इन स्टॉक्स में काफी अच्छी बॉयंसी अभी भी है। विजय लक्ष्मी, तो ये स्टॉक्स इन लेवल्स पे कल जब गिरे भी थे बाजार, तो ये उतना नहीं गिरे थे, ये या तो हरे निशान में थे या फिर फ्लैट पर। जी, और इसका कारण ये भी है कि एनएससी ने मतलब बीएससी में तो नहीं, लेकिन एनएससी में एक इंडेक्स आ चुका है ऑलरेडी। और हमेशा किसी भी इंडेक्स के आने से फंड्स फ्लो, पर्टिकुलर स्टॉक्स जो भी इसमें इंक्लूड होते हैं उनमें फंड फ्लो बढ़ जाता है। और हवा की बात है, जब एक बार चली तो फिर थोड़ी बहुत जो बाकी दूसरे स्टॉक्स भी है। अभी मान लीजिए इंक्लूजन अगर इसमें 15 स्टॉक्स का है निफ्टी आईपीओ स्टॉक्स की लिस्ट में, लेकिन फिर सेंटिमेंट ट्रिगर हो जाते हैं कि ठीक है ये चल रहा है तो वो भी चल जाएगा, तो हवा हवा में बाकी स्टॉक्स भी चल जाते हैं कई बार, जबकि उनमें उतना वैल्यू नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए ये एक बात है, और इसका रीजन है कि अभी आपके पास में इंडेक्स है जो सिर्फ आईपीओ कंपनीज को, मोस्ट रिसेंट आईपीओ कंपनीज को उसमें इंक्लूड करता है। एक तो बात ये। दूसरी बात, ऐसे काउंटर्स जिनमें देखिए जब भी आईपीओ आता है तो दो चीजें हम हमेशा देखते हैं कि क्या वो सेक्टर से सस्ता है। वन, सेक्टर से सस्ता है तो लिस्टिंग के बाद भी वो अपने आप को प्रूव करेगा, चाहे थोड़ा गिरने के बाद में। और एल्स, क्या बिजनेस महंगा तो लिस्ट हुआ, लेकिन क्या बिजनेस में एक्सक्लूसिविटी है, क्या बिजनेस में बहुत दम है, तो भी बिजनेस सेकेंडरी मार्केट में परफॉर्म करेगा। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, कॉमन बिजनेस है, तो फिर वो डेंटेड हो जाते हैं। अभी इसके कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से एग्जांपल, एमवे फोटोवोल्टेनिक जब आया था, तो उस बिजनेस को लेकर के आई वाज क्वाइट, उस टाइमिंग भी बहुत बढ़िया थी। एक तो रिन्यूअल नाम लग गया, रिन्यूएबल, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल्स
मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता था, तो उसका एडवांटेज मिल गया। हाल फिलहाल में एक लिस्टिंग हुई थी 4-5 महीने हुए आई थिंक, एकस की, जो कि एविएशन इंडस्ट्री में जो गिरने के बाद बताया था अगर आप लिस्टिंग के लिए होल्ड करोगे और पैसा बनेगा, लेकिन अगर गिरने के बाद भी कहीं मौका मिले, हमने सजेस्ट किया मेंबर्स को 100% पैसा बना के दो उसमें, और क्योंकि बिजनेस में दम है। दूसरा भी एक और लिस्टिंग इस तरह की हुई है वाटरवेज, तो बिजनेस अपने आप में बहुत यूनिक है। तो टूर एंड ट्रेवल का तो है ही, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। सिमिलरली जो चल रहा है, जैसे PWL चल रहा है, फिजिक्स वाला चल रहा है, उसका एजुकेशन तो भारत में बहुत है, NIIT भी हो गया, बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ड ऑन ऑनलाइन बहुत कम है। तो ये जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज, पुराने बिजनेसेस को नए तरीके से करने वाली कंपनीज जो हैं, जो डिजिटली न्यू क्राउड को जो एंगेज कर पा रहे हैं, उनमें मौके हैं। तो कुछ बिजनेसेस अच्छे चलेंगे, कुछ आपको निकलने के मौके देंगे, तो आगे भी सिलेक्टिवली मूवमेंट बने रहने की बहुत उम्मीद है। लेंसकार्ट को देखिएगा, ऑल टाइम हाई पे है। लेंसकार्ट पे क्या करना है? और लेंसकार्ट एक समय था जब मैंने बोला था कि नहीं वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, आई डिस्कस दैट, और पब्लिकली मैंने ये बात बोलती थी कि नहीं इसकी वैल्यूएशन मुझे कंफर्ट नहीं आती, लेकिन जस्ट ऐसे बैठे बैठे एक चीज कभी समझ में आया, ओके होल्ड ऑन, क्योंकि लेंसकार्ट एक ऐसे ब्रांड से सीधा टक्कर कर रहा है जिसका ब्रांड और भी एक लेमन दबदबा जिसका बहुत है, टाइटन आईवेयर। तो जब आप उसके सामने खड़े होते हो, इट्स ऑलवेज कि आप किससे कॉम्पीट कर रहे हैं। जस्ट वन एग्जांपल, राहुल गांधी जी का कंपटीशन, वो कभी मोदी जी से नीचे बात करते ही नहीं है। सो ये लेवल अप, आप सामने किसके बारे में, किससे कंपैरिजन हो रहा है, तो बिजनेस की ब्रांडिंग पर बहुत आपका फर्क पड़ता है। तो इन्होंने उस ब्रांड के सामने अपने आप को खड़ा किया। देन आई अंडरस्टैंड, नो वैल्यूएशन साइड में रखो, बिजनेस में दम है, एंड जो मैनेजमेंट है वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसके साथ एक्सपेंशन हो सकता है। देयर वाज अ टाइम जब इसको मैंने रिकमेंड कर लिया था फिर 435 के भाव पर, तो ये ऑल टाइम हाई जितना भी है थोड़ा बहुत मिला है हमको भी, नॉट टू मी, मेंबर्स को। अब आगे का क्या, अब जिस तरह से इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ एग्जीक्यूशंस किए थे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा आपके मार्जिन्स में दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक इन्वेस्टमेंट अगले आज वैसे भी इतना स्क्रीन टाइम हो गया है, हमारे माता पिता बहुत लोग ऐसे थे, दादा दादी, जो चश्मे यूज नहीं करते थे, आज हर घर में अगर 5 लोग हैं 3 यूज करेंगे। सो एंड दिस इज थैंक्स टू दिस स्क्रीन टाइम, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज ऑल्सो। और इसीलिए मार्केट हर घर में है इसका, तो और एक्सपेंडेबल बिजनेस है। तो अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 650 के लिए होल्ड करना चाहते हैं, करंट प्राइस इज 543, बाय करके जा सकते हैं, बट इट शुड बी इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, नॉट ट्रेडिंग वन। चलिए अब सवाल जब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं, और पहला सवाल जो होते हैं, सवाल ऐसे ऐसे भाग रहे हैं ना, विजय लक्ष्मी की मेरे को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। केडी ग्रीन पे सवाल है इनका। इस पर हेमंत जी है, वो पूछते हैं केडी ग्रीन के बारे में। केडी ग्रीन 2500 पे है, 65 या 2500 एट द रेट ऑफ 65। अब मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करूं? मुझे के ग्रीन के नाम से तो मिला नहीं है, क्या हम इसको किसी और नाम से सर्च करेंगे? केपी ग्रीन होगा, केडी, केडी लिखा है मैंने, केडी ग्रीन। अब ऐसे इतने सारे स्टॉक्स आते हैं कि जिनका मुझे नहीं, केडी एनर्जी के, केडी ग्रीन एनर्जी, इनमें किसी नाम से मुझे कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है। केपी है दैट आई नो, बट ये नहीं मिल रहा है। बट आपकी स्क्रीन पे है, 50 रुपीज का है आई थिंक। चलिए चलिए नहीं स्टॉक भी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है आइनॉक्स ग्रीन पे। आइनॉक्स ग्रीन है उनके पास और 202 पे है, उन्होंने खरीदा है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं। और अपोलो माइक्रो भी है उनके पास, उस पे क्या राय होगी? ऑलराइट, तो आइनॉक्स ग्रीन, अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो, पहले आइनॉक्स ग्रीन पर बात करते हैं। देखिए अच्छा काउंटर है, पोर्टफोलियो में रखने लायक है, आई मस्ट से सजाने लायक है। और करंट प्राइस ऐसा है कि जितना भी रखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा नीचे आकर के ऐड कर पाए तो आप अच्छी बात है, इसको आप 180 185 तक भी ऐड कर सकते हैं। हाँ वॉलेटाइल है, सो फॉर दैट वैसे मिड कैप एंड स्मॉल कैप रिकवर कर रहे हैं और कर जाएंगे मोस्ट लाइकली। तो फिलहाल एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप रखिएगा 160 का क्लोजिंग बेस, दिस इज फॉर आइनॉक्स ग्रीन।
और पॉसिबली जो अपसाइड स्टार्ट होगी 250 है, 250 आने से पहले अगर आप चाहें तो रिवाइज करवा सकते हैं कि क्या इसको 300 के लिए होल्ड करें या नहीं, बट एज ऑफ नाउ फॉर 250 यू कैन होल्ड। अदर स्टॉक वाज कौन सा था, माइक्रो, अपोलो माइक्रो। आप मुझसे ना पूछे, क्योंकि मेरी ऐसे मैसेजेस भाग रही है ना कि मुझे पकड़ भी नहीं आते। ठीक है ठीक है, अभी स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है, तो मैं एक्चुअली वो स्लाइड्स रहते हैं ना तो पीछे थी उस पर। ठीक है, अपोलो माइक्रो में मैं थोड़ा डिस्काउंट और एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड इट शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडीड उनके लिए स्पेसिफिकली जिन्होंने इसको पहले कभी बाय नहीं किया। एंड हैप्पी टू से ये स्टॉक भी 200-190 के भाव पर बहुत ही लीस्ट था उस समय पर, ये मार्च वहां पर हमने खरीद लिया था कि नहीं ये बहुत बढ़िया काउंटर है, यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है बढ़िया सा, और अच्छा चला, बहुत ही अच्छा चला। अभी फिलहाल जिन्होंने कभी इसमें इंटरवेंट आई मीन कोई पोजीशन नहीं ली है, कोशिश करिए 360 370 पर प्राइस अलर्ट लगा लीजिए, और होराइजन रखिएगा कम से कम 6 महीने का, जिसमें से 2 महीने तो शायद आपके साइडवेज चले जाएंगे। तो उसके बाद इसमें पॉसिबिलिटीज है कि इस बार 500 के ऊपर की ये बातें करेगा। तो फिलहाल के लिए आज तो मत खरीदिए, 370 350 के रेंज में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे उस समय पर 315 315 के। और वैसे भी जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, तो जहां प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक होने के बाद वापस से डिफेंस एंड डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स उनमें वापस से मजबूती आएगी। अगला सवाल जो है वो है मुकेश स्वामी जी का। वो पूछते हैं एंजल वन के बारे में। एंजल वन में क्या लेवल्स आपको अच्छे लगते ओके, 340, ठीक है। कितने समय के लिए, सवाल अधूरा है एक्चुअली। 1 साल के लिए ये भी ठीक है, खरीदारी और नीचे भी करने का मौका मिलेगा, 15-20% से ऐड करने की गुंजाइश रखिएगा अप टू 315, तो ये भाव भी ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं, आई एम नॉट श्योर, कभी कभी मैं श्योर होती हूँ खुद से तो मैं बोलती हूँ नहीं रुक ही जाओ तभी खरीदना, बट आई एम नॉट श्योर कि 315 आपको अगले कुछ दिनों में ही मिलेगा। सो विद दैट व्यू 80% आज खरीद लो, और 15-20% को आप अगर 315 तक आ जाए तब वहां बचा हुआ, और जो स्टॉप लॉस है एक्चुअली वो 300 पर लगाइएगा, और आपका जो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो स्टार्ट होना चाहिए 370 410 तक के लिए, और ये भाव ठीक है। थोड़ा सा आई एम नॉट एज आई सेड, नीचे 80% खरीद लीजिए, नीचे आए तो ऐड कर लेना, बाकी बचे अगर नीचे नहीं आया बाय चांस तो 365 के ऊपर पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। दोनों कंडीशन में टारगेट सेम है, बट आपका स्टॉप लॉस बदल जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट पिरामिडिंग करने का मौका मिल गया, देन आपका स्टॉप लॉस आ जाता है 315, जबकि पहले वो भाव एवरेज का था। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो रोहित का है। रोहित पूछते हैं एक्वेस्ट के बारे में। एक्वेस्ट 258 बाय प्राइस है, 500 क्वांटिटी है, प्लीज शॉर्ट टर्म व्यू क्या होगा, और फिजिक्स वाला में क्या करना चाहिए? फिजिक्स वाला में सिर्फ होल्ड करना चाहिए। अब ये इतना ऊपर निकल गया है कि अब मैं आपको कहाँ बाय कराऊं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ बैठेगा, और अगर गिर गया तो चांसेस कम है वैसे, बट वॉट, क्योंकि पता है जो लोग रेगुलरली शोज नहीं देखते फिर वो पूछते हैं कि आपने रिस्क वो यहाँ पे एंट्री की थी, पुराना सब भूल जाते हैं। तो कि कहाँ पर एंट्री थी, 112 रुपए पर 110 पर बाय कराया है फिजिक्स वाला, 97 पर भी कराया, और ये पूरा मूवमेंट अभी हाल फिलहाल ही हुआ है, ये पूरा मिला है आप लोगों को। बट क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जब आपने न्यू एज बिजनेसेस की बात की थी, न्यूली लिस्टेड आईपीओ कंपनीज के बारे में, तो इसका नाम था बिकॉज है, इसमें पोटेंशियल है। 170 से 210 के लिए अगर, ठीक है एक बार और लास्ट, इससे ऊपर निकल गया फिर भाई नहीं रिकमेंड करूंगी। 170 210 के टारगेट के लिए फिजिक्स वाला 148 के आसपास है, बाय कर सकते हैं। यू गोट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस्ड 125 स्टॉप लॉस रखिएगा, और यहाँ पर 170 210 टारगेट्स के लिए एंट्री कर सकते हैं कम से कम। ओके, और एक्वेस के लिए? एक्वेस ओके, ये तो अभी बहुत ऊपर हो गया ना, अभी नाम ही आए थे और लोग पूछ ही रहे हैं। अब ये काफी ऊपर है, इसमें कम से कम आपको 30% तक डिस्काउंट, करंट प्राइस 257, यहाँ से 20 to 30% का डिस्काउंट मिले तब मैं शो में हूं या ना हूं, एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लायक स्टॉक है। प्रोडक्ट इसके ऐसे हैं जो कि एविएशन इंडस्ट्री में काम आते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है, क्लाइंटेल भी डाइवर्सिफाइड है, और जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इसका ग्रो होना बहुत लाजमी है। मतलब अच्छे रिजल्ट ये दिखा सकता है लिस्टिंग के, अभी जो नंबर्स आएंगे उसके हिसाब से देखेंगे 2-3 क्वार्टर्स अच्छे रह सकते हैं आगे भी। तो थोड़ा डिस्काउंट बार्गेन करो 20 से 30% का, जब भी आ जाए तब खरीद सकते हैं।
ओके, अगला सवाल जो है सेजल राउत का है, पूछती है BDL है उनके पास 1633 उन्होंने निवेश किया है, लॉन्ग टर्म का भी रखते हैं, एवरेज कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक है? भारत BDL, BDL। भारत डायनामिक्स, या ठीक है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल कर सकते हैं। और प्लीज लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म की तरह से ही देखना। आज का भाव ऐड करने लायक है। एक दूर का स्टॉप लॉस, दूर के रिश्तेदार जैसा एक दूर का स्टॉप लॉस 1100 का लगा के रखिए, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म वर्ड यूज किया है, तो नीचे अगर थोड़ा बहुत आएगा हल्का फुल्का तो उसमें आपका पैनिक एग्जिट नहीं हो जाएगा, फोमो एग्जिट नहीं होगा। सो विद दिस व्यू कन्विक्शन है इसमें, लेकिन थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। मैंने भी 2 बार इसलिए बोला ताकि आप उस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। बाकी 1340 है, होल्ड बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके टारगेट बीच में आप देखिए ही मत, फिर 1700 से लेकर के 2000 के टारगेट के लिए ये डिस्कशन था। ओके। स्वाति जैन पूछती हैं, उनके पास लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के शेयर्स है जो उन्होंने 150 शेयर लिए हैं 145 के भाव पे, और MIC इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके पास 250 शेयर जो उन्होंने 62 के भाव पे लिए। दोनों ही स्टॉक्स पे आपको क्या नजरिया? ओके, MICL तो आपका अच्छा है, लेकिन अभी तो इनकी बाइंग कितने की MICL में, बस एक बार नंबर वापस बता सकते हैं? 62। स्टॉप लॉस तो आप स्टॉप लॉस से दूर भागते हैं कि स्टॉप लॉस आपसे दूर भागता है? क्योंकि 62 के बाद आने के बाद, आई डोंट नो आपने कौन से वाले 62 पर लिया। 62 के बाद एक बार 80 गया, वो वाला था, या फिर 62 के बाद जो नीचे गिरते गिरते 30 आया, वो वाला था? दोनों ही कंडीशन में कुछ तो गड़बड़ आपने की है, कि आपने कहीं पर भी ना तो ट्रेलिंग किया और ना ही फिर आपने स्टॉप लॉस लिया। तो आपसे स्टॉप लॉस की बातें हम नहीं करेंगे, बिकॉज वो पूरा का पूरा वरना मेरे सर पे आके पड़ेगा कि हम आपने बोला था होल्ड कर लेना स्टॉप लॉस के साथ। सो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। एनीवेज, अब जाकर के बहुत बड़ी गिरावट बची नहीं है। 80 का था, 80 से टूट के 30 पे आया और अभी 37 पे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लगभग 34 मैक्स, वहां आप चाहें तो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, काउंटर इसीलिए ऐड करने का नाम लिया। अगर अगर आपके पास में गुंजाइश हो तो ऐड करिएगा। स्टॉप लॉस वहां पर रखना आपका 29.50, और इस बार 60 जब आए आधा प्रॉफिट बुक करिएगा, 55 पर ट्रेलिंग और 70 का बचे हुए क्वांटिटी से टारगेट का वेट। तो बाकी आप लिख लो, मानना आपकी मर्जी है। एनीवेज, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस विच इज ट्रेडिंग एट लगभग 111 112, इसमें इनकी बाइंग है 145 पे। अच्छा, ठीक है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, अगर हो सके तो आज के भाव पर ऐड कर लीजिए थोड़ा सा। आपका टारगेट यहाँ से बनना चाहिए 132 एंड 160, तो एग्जिट मिल जाएगा आपको, बेटर एग्जिट मिल जाएगा। अगर कंपैरिजन करूं, दोनों का नेचर अलग है, लेकिन लक्ष्मी फाइनेंस में शायद आपको जल्दी एग्जिट मिल जाए। ओके, सानवी सावंत का सवाल है, वो पूछती है, उनके पास एस्ट्रल है, एस्ट्रल के शेयर है जो उन्होंने 1350 के भाव पे खरीदे हैं, वो आपसे सपोर्ट मांग रही है। सपोर्ट इन द सेंस दैट चार्ट पे सपोर्ट कहाँ है? ऑलराइट, तो चार्ट पर तो सपोर्ट नहीं है, शायद परसों भी कहीं पर डिस्कशन में आया था, एंड स्ट्रेट आई सेड कि अभी 1400 है, अभी और गिरेगा, मोस्ट लाइकली अप टू 1250, तो व्यू अभी भी वही है। तो फिलहाल के लिए अगर आपको, देखिए टाइम लगेगा, आप ये समझिए कि आज हम जुलाई में है ना, 2 महीने तो कम से कम